ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है तो 686 किलो कैलोरीज पर मोल ग्लूकोज जो है ये हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये सभी की सभी एनर्जी एटीपी के फॉर्मेशन में नहीं काम आ पाती है। इसमें से कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है एज हीट, दूसरे में कुछ सबस्ट्रेट लेवल पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और तीसरा कुछ रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बन जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH2। NADH जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी चेन है, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसके थ्रू कॉम्प्लेक्स 1 से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक जाने में एक NADH जो है 3 मॉलिक्यूल्स ATP के प्रोड्यूस करता है। लेकिन FADH2 कॉम्प्लेक्स 1 को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं डोनेट करता है, ये यूबिक्विनोन को डोनेट करता है, इसलिए एक स्टेप इसमें कम हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक आने में ये 2 ही ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो NADH से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि ग्लूकोज जिसका ब्रेकडाउन आउटसाइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में, और ये साइटोसॉल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उसको कहेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होता है तो 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च होते हैं, स्पेंड होते हैं उसको ग्लूकोज के कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जब 2 ATP तो खर्च हो जाएगा शुरुआती दौर में, और तब जाके बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये 3 कार्बन आ जाएगा और ये बनाएगा 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक पायरुवेट और दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा पायरुवेट। कहने का मतलब ये कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से हमें ग्लाइकोलिसिस में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2 ATP खर्च हो जाएगा और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एक पायरुवेट बनने में 2 ATP और दूसरे पायरुवेट के बनने में 2 ATP, मतलब कुल 4 ATP मॉलिक्यूल्स हमें सबस्ट्रेट लेवल पर मिल गए। इसके बाद पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा और वहाँ जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उसके एंजाइम फंक्शन करेंगे। तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा, पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, तो पायरुवेट बनाएगा एसिटिल कोएंजाइम A। तो एक पायरुवेट से एक एसिटिल कोएंजाइम A और दूसरे पायरुवेट से दूसरा एसिटिल कोएंजाइम A, और दोनों जो है सेट ऑफ एंजाइम्स में रन करेंगे, क्रेब्स साइकिल में रन करेंगे, और वो देखिए कैसे जनरेट करते हैं। तो एक पायरुवेट का जो ऑक्सीडेशन होगा उससे बनेगा 2 NADH। एक पायरुवेट एक एसिटिल कोएंजाइम A बनाने में 1 NADH, तो 2 एसिटिल कोएंजाइम A बनने में 2 पायरुवेट से 2 NADH, और एक NADH से 3 ATP मॉलिक्यूल, तो 2 NADH से 6 मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए आपको मिस कर गए कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनने में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब पायरुवेट बनता है तो 2 NADH भी बनेगा। एक पायरुवेट बनने में 1 NADH, तो 2 पायरुवेट बनने में 2 NADH, तो ये जो 2 NADH बन गए तो 6 ATP हो गया, क्योंकि एक NADH से 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये केमियोस्मोसिस के थ्रू बनेंगे। मतलब इसमें प्रोटॉन के ग्रेडियंट से जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी एंजाइम्स के द्वारा और ATP का फॉर्मेशन होगा। अब ये जब एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में रोटेट करेगा, पूरी साइकिल चलेगी, बार बार ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और बार बार ये साइकिल चलेगी, तो सबस्ट्रेट लेवल पर एक ATP, एक साइकिल से एक ATP, तो 2 साइकिल चलती है पूरा एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, तो 2 ATP मिल गया। एक साइकिल में 3 NADH, तो 2 साइकिल में 6 NADH, तो 6 3 जा 18 ATP हो गया, क्योंकि एक NADH से 3 ATP मिल रहे हैं। और एक साइकिल से एक FADH2 बनेगा, तो 2 साइकिल चलेगी क्रेब्स साइकिल, तो 2 FADH2 मिल आया। तो दोनों FADH2 जो है अब अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूबिक्विनोन को देके ऑक्सीजन तक अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर को रिड्यूस करेंगे ऑक्सीजन को, तो FAD बनेगा। तो ये बनाएगा सिर्फ 2 ATP बनाएगा, मतलब FADH2 से 2 ATP। तो देखिए 2 FADH से 2 2 जा 4,
4 ATP। ये भी केमी ऑस्मोसिस के थ्रू बनेगा, मतलब प्रोटॉन के ग्रेडियंट से एनर्जी ली जाएगी, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर आप टोटल करिए कि कितने ATP मिला, ये नेट गेन है। ये देखिए टोटल नेट गेन जो है 38 ATP, लेकिन ये जो 38 ATP का गेन है वो प्रोकैरियोटिक एरोबिक रेस्पिरेशन में है। यूकैरियोट्स में 2 ATP कम मिलेगा, 36 ATP मिलेगा। कारण क्या है इसका? आप जानते हैं कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्परमेएबल है, उससे चीज़ें नहीं वहाँ तक पहुँच सकती। तो जो 2 NADH ग्लाइकोलिसिस में बन रहा है, ये तो साइटोसॉल में बन रहा है, तो साइटोसॉल से ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को आएगा कैसे? ये आएगा एक तरीके से कि ये दोनों NADH जो हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। आप जानते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, तो एक NADH मॉलिक्यूल को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक लाने के लिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी चेन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो वहाँ तक लाने में एक NADH के लिए 1 ATP मॉलिक्यूल खर्च होगा, तब वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक आएगा। तो 2 NADH को लाने के लिए 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च हो जाएगा। तो इसमें से 38 से 2 ATP को माइनस कर दीजिएगा तो 36 ATP मिलेगा नेट गेन।